अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो है सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति के बारे में डिटेल में चर्चा हम लोगों ने किया था। शनिवार और रविवार क्लास बन रही थी क्योंकि आप जान सकते हो क्यों बन रहा था। ठीक है, तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के कारण जो है 2 दिन क्लास आप लोगों का बंद हो गया। खैर कोई बात नहीं, आज से फिर कंटिन्यू हो रहा है। तो पिछले क्लास में यानी शुक्रवार को हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वांगसम किसे कहते हैं या सर्वांगसमता का मतलब क्या होता है, समरूपता का क्या मतलब होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर लिया था। वहाँ हम लोगों ने चर्चा किया था सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति के बारे में। लेकिन बेसिकली ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है त्रिभुज, और त्रिभुज वाले चैप्टर में हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से कितने नियमों से, कितने तरीकों से जो है उसको हम सर्वांगसम दिखा सकते हैं। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में कुल कितने भुजा और कोण होते हैं? 3। एक त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं और कुल कितने होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो 3 कोण और 3 भुजाओं के आधार पर हम उस त्रिभुज को कितने नियमों में बांध करके सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं एक छोटा सा इसको लिखवाने से पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को जाने कि आखिर सर्वांगसम होगा तो कैसे होगा। सपोज कीजिए कि मेरे सामने ये एक त्रिभुज है और जिसका नाम रहे, इसको ए, बी और सी मैंने बोल दिया, ठीक है। एक दूसरा मैं त्रिभुज लेता हूं और जिसका मैं नाम रख देता हूं क्या, कि ये P है और ये क्या है, Q है और ये R है। तो जब बात खास करके 2 त्रिभुजों की होती है और सर्वांगसम कैसे है, तो उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो होता क्या है कि एक त्रिभुज यानी कि पहले त्रिभुज के सभी भुजा और सभी कोण उसके संगत दूसरे त्रिभुज के सभी कोण और सभी भुजाओं के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सर्वांगसम होता है वो ये कहता है कि हूबहू जैसा पहला आकृति है दूसरा आकृति है उससे हम क्या बोल देंगे? सर्वांगसम। कल एक चर्चा किए थे हम लोग, आप लोग पिछले क्लास में, कि जब बात सर्वांगसमता की आ रही है, जैसे मान लो ये हमारा पहला पंजा है, ये दूसरा पंजा है, तो जब एक दूसरे के ऊपर जब हम इसे रखेंगे तो आप देख रहे हैं अगर इसका थिकनेस छोड़ दिया जाए तो आपको ये पीछे वाला पंजा दिखाई नहीं देगा। इसको हम कहते हैं सर्वांगसम। ये इसका हाइट में भी है, इसके हर एक उंगली को एक दूसरे से देखा जाए तो हाइट मैच कर जाएगा है, और आपका बाकी जो चीज़ें हैं मैच कर जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा इस त्रिभुज में बात चल रही है कि इस त्रिभुज को उठा के जब इसके ऊपर रखा जाए तो इस बाकी पीछे वाला त्रिभुज को फुली कवर कर ले। फुली कवर करने का मतलब नहीं ढक ले। तो कहने का कौन है जी? काट दो फिलहाल। गड़बड़ हो गया, कल फिर याद दिलाना यार। अब तो चालू हो गया, फिर फ्लाइट मोड करेंगे, फिर वीडियो कटेगा, कट पिट हो गया। चलो देख ले। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को जब सर्वांगसम सिद्ध करने जाएंगे तो उसमें 2 कंडीशन मिलेंगे हमको। एक तो ये ए बी किसके बराबर होगा भाई? ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू के। किसके होगा? और बी सी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी किसके बराबर होगा? और ए सी किसके इक्वल होगा? पी आर के। किसके? अब इससे घबराना नहीं सर, ए सी कह रहे हैं कि सी ए कह रहे हैं। ए सी कहो या सी ए कहो, बात तो इसी भुजा को हो रही है ना। तो अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से सर्वांगसम होगा तो उसके लिए निम्नलिखित कंडीशन होंगे। पहला तो ये इसकी सभी भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? कोण ये कोण ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण पी के। और कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी बराबर हो जाएगा किसके? कोण आर के। अब बस इतना ही कंडीशन जो है हमको मिलता है एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज में जो है सर्वांगसम दिखाने के लिए, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए हमको यही 2 कंडीशन मिलते हैं। और इसी से संबंधित हम कुछ नियमों को पढ़ेंगे। अब हर जगह हमको इतना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमको कुछ कुछ नियम बताए जाएंगे आप लोगों को कि भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम,
और आगे एक दो और नियम 3 आएंगे आपको, जिससे आपको ये पता चलेगा कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हर बार इतना बात आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इससे कम डेटा रहेगा फिर भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसको नोट करिए और नोट करने के बाद लिखिए उसमें। हो गया है ना? लिखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज क्या होते हैं? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तथा उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको देखना। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया कि ये ए है, बी है और ये सी है, और ये दूसरा त्रिभुज पी क्यू और आर है। ध्यान सुनना इसको, पीछे यहाँ ध्यान सुनो। क्या लिखवाया गया है कि एक त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो पहला नियम लिखवाया गया था भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम। आप उसको साइड एंगल साइड और शॉर्ट में हमको एस कॉन्ग्रुएंट रूल भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक, ध्यान सुनना इसको। अब इसमें आपसे कहा यह गया है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम तभी होंगे जब एक त्रिभुज के कम से कम दो भुजाएं और उनके अंतर्गत का मतलब यह है कि अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ए बी और एक भुजा बात कर रहा हूं कि ए सी, ए बी भुजा है और ए सी भुजा है, तो उनके अंतर्गत मतलब इन्हीं दोनों भुजाओं के अंतर्गत एक कोण ए है। अंतर्गत का मतलब इन्हीं दोनों भुजाओं से जो कोण बन रहा है उसको अंतर्गत बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, कोण इसको ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जिन दो भुजाओं का बात चल रहा है उन्हीं दोनों भुजाओं के अंतर्गत का मतलब जैसे मान लो कि मैं दो भुजा की बात किया और इनके बीच में इसी कोण की बात करना, ना कि यहां वाला कोण पे और ना यहां वाला कोण पे। समझ गए बात को? उनके अंतर्गत जो बने कोण है वो दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके अंतर्गत बने कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो क्या कहेंगे यहां से, हम कहेंगे कि ए बी बराबर किसके होगा, पी क्यू के। ठीक है भैया। अब हमारी बारी आती है कोण की, तो कहेंगे कि कोण ए किसके बराबर होना चाहिए, कोण पी के, और ए सी किसके बराबर होना चाहिए, पी आर के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब हम कहेंगे कि दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। ये बात सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर समझ में आ रहा ना? क्योंकि देखो ये टॉपिक थोड़ा बच्चों के दृष्टिकोण से लगता है कि अरे ये बहुत बड़ा आफत है, विपत है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने का प्रयास करते हो तो ये बहुत आसान टॉपिक है आपके लिए। क्या समझाया गया कि एक त्रिभुज के, फिर सुनो, एक त्रिभुज के दो भुजाओं और इन्हीं दोनों भुजाओं के अंतर्गत, अब ऐसा नहीं, अंतर्गत का मतलब ये दो भुजाएं हैं तो ये कोण नहीं लेंगे, ये वाला कोण नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण लेंगे
तो ये भुजा आपस में बराबर है तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इन दोनों के अंतर्गत जो दो भुजाएं लिए जा रहे हैं उन्हीं दोनों भुजाओं से मिलकर के जो बीच का कोण बनेगा उसकी बात चल रही है। समझ रहे हो? इन दोनों को लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा कहानी। तो एक त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण बराबर होने चाहिए दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोणों के। तो अब कैसे भी हो, अगर मान लो इसी को हमको उल्टा बना दें, ऐसे कर दें, जैसे मान लो कि ये हमने U बना दिया ऐसे, और इसका नाम दे दिया कि P और Q ये पहले से ये और R ये है। अब ये बराबर है और ये देखो, अगर ये उल्टा भी हम बना दिए लेकिन इन दोनों भुजाओं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और उसके अंतर्गत कोण है, और ये दोनों भुजाएं बराबर है उसके अंतर्गत कोण है, तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब त्रिभुज की पोजीशन किस तरह से है वो हम मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके अंतर्गत कोणों के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। फटाफट नोट करिए, इसको लिख लेंगे ऐसे। क्या है देखो, ए बी मतलब साइड, कहेंगे कि साइड एंगल, साइड सर्वांग समता, क्या बोल देंगे? सर्वांग समता नियम से, नियम से क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब इस बात को याद रखिएगा कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके है? त्रिभुज पी क्यू आर के। और ये जो बीच का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये सर्वांगसम का क्या होता है? नोट करिए, समझने में कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं हो रहा है?